फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में, ओम्स लॉ तक पढ़े थे। ओम्स लॉ सबसे पहले मैं बता देता हूं एक बार कि पिछले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे कि ओम्स लॉ क्या होता है। सर, ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले दो बात हम जाने थे कि सर ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। तो हम लोग ये बात समझे थे कि ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है सर ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो फिर उसके बाद हम बताए थे कि ओम्स लॉ जो होता है सर, वो हर एक चीज के लिए वैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ का सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। ठीक, उसके बाद पढ़े थे कि ओम्स लॉ ये बात बोलता है कि जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। ठीक, कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर, जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का टर्मिनल के अराउंड मेरा मान लेते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दोगे तो करंट भाई साहब घट जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि ये प्रोपोर्शनलिटी, हाँ कंडीशन इसमें था। कंडीशन क्या क्या था आपको पता होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और कंडक्टर का फिजिकल कंडीशंस जो भी होता है वो सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल बात को आप समझिए कि कंडक्टर का जो कंडक्टर है वो बदलना नहीं चाहिए, मतलब जो कंडक्टर है वो कंडक्टर एज इट इज होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक, तो उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्या कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को इक्वालिटी इक्वेशन में लाते हैं, तो हम लोग इक्वालिटी इक्वेशन में लाए तो हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और उस कांस्टेंट का नाम हम दे दिए थे आर, फिर जाकर यहां से लिखे थे। तो यहां से हमको दो रिलेशन आ गया था, v बराबर आई इंटू आर, या फिर हम आर को लिख सकते थे v बटे का आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सर ये जो अपना आर होता है ना, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, ये ना ही भले देखने में लगे कि भी और आई पर है, लेकिन ये ना भी पे डिपेंड करता है ना कि आई पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस कंडक्टर पे। जिस कंडक्टर से आप डिराइव कर रहे हैं चीजों को, उस कंडक्टर पे वो डिपेंड करता है। यहां तक बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ग्राफ क्या होता है भी और आई के बीच में। बी और आई के बीच में जो ग्राफ हम लोग बनाए थे, तो ग्राफ क्या होता था, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता था जो कि ओरिजिन से पास करता था, और इस ग्राफ का जो स्लोप आता था सर, वो स्लोप आता था रेजिस्टेंस। ठीक है, आर आता था। और इसी को थोड़ा सा उल्टा करके हम लोग देखे थे क्या कि जब मेरा आई वर्सेस भी ग्राफ हो जाएगा तब भी ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। और ये सब ग्राफ किसके लिए वैलिड है? जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, या साधारण शब्द में हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है या फिर ओमिक कंडक्टर होता है, उसके लिए ऐसा ग्राफ आता है। तो v वर्सेस आई ग्राफ का स्लोप r आता है, और सेम टाइप का ग्राफ i वर्सेस v ग्राफ का स्लोप क्या आता है, 1 बटे का r। इसको हम लोग लिखते हैं, इसका जो स्लोप आता है, इसका स्लोप आता है 1 बटे r। यहां तक बात समझ में आ गया। इतना बात हम लोग प्यार से डिटेल्ड तरीका से सब कुछ हम लोग देख लिए तो हम स्लो में। ठीक, कुछ छोटा बात बच गया था जो हमको बताना था। बताना यह था कि आप नोट डाल के, जैसे आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहे, बस इसमें एक नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे आप क्या कि हम क्या सीखे। हम सीखे कि करंट आई बराबर भी बटे आर हो रहा है ना बाबू, समझना बात को, आई बराबर भी बटे आर हो रहा है। क्लियर है? अच्छा देखिएगा, ये मैं मिटा देता हूं आपको, ये सब चीज मैं पिछले लेक्चर में पूरा प्यार से डिटेल्ड में पढ़ा दिया हूं। ठीक, अच्छा हम क्या बोले, आई बराबर भी बटे आर, कब? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, अब अगर हम भी को कांस्टेंट कर लिए, समझिएगा बात को, भी को कांस्टेंट कर दिए तो एक तरह से रिलेशन मेरा क्या आ गया, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन आ गया आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहने का मतलब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या होता है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उस केस में जब अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो उस केस में करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर का कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। यही इस बात का मतलब होता है। समझ गए बात को? क्या बोले हम
कि आई, अरे मैथ में क्या पढ़ते हैं, आई बराबर 1/r अगर आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, दूसरा के बढ़ाने से एक बढ़ेगा, ठीक है, दूसरा के बढ़ाने से एक घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक। कहने का मतलब यह है कि सर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा यहां पर, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसी बात को नोट डाल के हम लिखाए हैं क्या कि फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, P डॉट डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो मेरा करंट होता है ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहां देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट किए, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट, लिखा हुआ भी है हायर इज द रेजिस्टेंस लोअर इज द, सॉरी हायर इज द रेजिस्टेंस लोअर इज द करंट, ठीक। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि लोअर इज द रेजिस्टेंस हायर इज द करंट। ओप्सो बात समझ में आ गया। अब छोटा सा बात क्या कि जो गुड कंडक्टर होता है, खास करके जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों, काहे कि इसमें अच्छा करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें करंट अच्छा फ्लो करता है, क्यों, काहे कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और उसके बाद इंसुलेटर जो होता है इसमें आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है, करंट को ठीक से फ्लो करने नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है, काहे कि सर इसके पास बहुत ज्यादा वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हम इस पूरा बात को सम अप करें तो हम कितना बात बोलना चाह रहे हैं, बस आप मेरे आंख में देखिए, सारा बात आपके दिल में उतरेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बात आपसे बोले क्या कि अगर आप पोटेंशियल, पहले ओम्स लॉ से क्या समझते हैं, V बराबर I इंटू आर, तो वहां से एक रिलेशन निकाल लिए, V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू I इंटू आर जो आता है उससे एक रिलेशन निकाल लिए I बराबर V बटे आर, ठीक। अच्छा, अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका करंट क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। इस बात का क्या मतलब हुआ सर, इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका करंट घटेगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा। क्यों, कहे कि आपस में ये दोनों भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि सर अगर दो कंडक्टर लेकर आ गए हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं दो कंडक्टर, ये एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है एक का रेजिस्टेंस कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां ध्यान दीजिएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हम क्या बोलेंगे, करंट कम फ्लो करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आ गई, यही इस बात का मतलब है। और उसके बाद हम आपको बोले कि आपको पता है गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि गुड कंडक्टर जो होता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, कंडक्ट करने देता है, और इंसुलेटर जो होता है वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देता है, उसमें परेशानी आता है। तो इससे हम ये बात पता चल गया कि अगर अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा इसका मतलब पक्का उसका रेजिस्टेंस क्या है, पक्का उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक। और इंसुलेटर में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक से फ्लो नहीं करता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता है, इसका मतलब पक्का है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यही बात हम आपको समझाना चाहते थे। यह सवाल एग्जाम में आपका आया हुआ है, घुमा के आपसे पूछा गया है, तो आप प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ये कंप्लीट बात को आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं आए, ठीक। तो ओम्स लॉ से बेसिक जितना चीज था, ये बस एक चीज बच गया था, मन में खटक रहा था, ये चीज बच गया था आपका, वो आपका खत्म हो गया। अब दो तीन छोटा मोटा सवाल करेंगे ना, आफ्टर दैट ओम्स लॉ को खत्म कर देंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड डिटेल्ड में सारा बात करेंगे, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज। तो ओम्स लॉ जो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से जितना ज्यादा आवश्यकता था सारा का सारा खत्म हो गया। इससे बाहर आपके बोर्ड में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी देता हूं, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं, तो पहले एग्जांपल्स में सबसे पहला सवाल है जो बेसिक डेफिनेशन है, ये सवाल आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, आगे भी आने का संभावना है। तो जैसे कि मैं आपको लिखाया था एक्सक्यूज मी, 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करना है, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करना है, उसी तरह से एक्सक्यूज मी आपको डिफाइन करना है क्या कि डिफाइन 1 ओम, या फिर ओम को सिंपली यूनिट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ओम
ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, आप हमको बताइए सर, हम R बराबर क्या आपको बताए थे, सब आप बताइए पहले। V बराबर क्या हम बताए थे, ओम्स लॉ का मतलब V बराबर I इंटू R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे का I। ठीक, हमको चाहिए ये 1 ओम। ठीक है, OHM नहीं लिख के शॉर्ट में ओम का डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूं, 1 ओम। आपको बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है, रटा हुआ है सर एम्पियर। तो सिंपल बात है, आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, क्या कि 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 1 एम्पियर करंट होना चाहिए, बस। तो हम लिखते हैं इसका आंसर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में P डॉट डी लिख रहा हूं, ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स, या टर्मिनल्स नहीं बोलते, बिटवीन दी 2 ends ऑफ ए कंडक्टर इज 1 volt and the current through it is 1 एम्पियर। ठीक, हम क्या बोले आपको कि हमको 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, तो इसको 1 वोल्ट बना लो, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को, और करंट को 1 एम्पियर बना लो, और वही काम कर भी रहे हैं। इफ दी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 ends ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का दोनों इंड के अराउंड अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, एंड द करंट थ्रू इट, इसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर है, देन द रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज said, then the resistance of the conductor is said to be क्या, 1 ओम बोलेंगे, या सिंपल डेफिनेशन इस तरह से हम लोग ओम लिखेंगे। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि आप एज इट इज नोट ही करें। आपको बस दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि इसको 1 बनाना है तो इसको 1 बना दो। ठीक, और भी तरीका, अगर आप इसको 2 बनाओगे, इसको 2 बनाओगे, तब भी डिवाइड करके ये चीज 1 आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड लगता है सुनने में 1 वो ध्यान में रहता है, याद रखना। ठीक, इसलिए हम बोले कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। आई होप कि चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। ठीक, अब हमारा दूसरा सवाल है। सवाल आसान है, सिंपल सवाल है, लेकिन करना जरूरी है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है बहुत आसान है तो आप प्लीज आगे बढ़ जाइए, कोई परेशानी नहीं है हमें। सवाल क्या है कि हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट फ्लो करेगा थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। आपको एक बात हम बताए थे कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या मतलब होता है। आपको बताए थे कि एक वायर है, इस तरह से किया हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो अप डाउन वाला चीज होता है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये वायर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है, तो इस पूरा बात को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये वाला, और वायर में जो रेजिस्टेंस आ जाता है, उस पूरा वायर के साथ जो रेजिस्टेंस रहता है, दिस और दिस पूरा मिला हुआ चीज को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन साधारण भाषा में 10th तक में क्या, 11th 12th में भी हम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टर को एक ही बात मान के चलते हैं। लेकिन हम क्लियर तरीका से आपको बताए भी थे ये लेक्चर में क्या, कि ये अप डाउन वाला जो पहाड़ तरह बना हुआ है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जैसे ही वायर आ गया साथ में, वायर बना के रख गया, तो इसको रजिस्टर बोल देते हैं, या हम लोग सिंपल टर्म में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो बोल रहा है करंट कितना फ्लो करेगा जब आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम, और बोला है कि बैटरी जो है वो कंडक्टर के अराउंड जो कनेक्ट किया गया है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 18 वोल्ट। ठीक है,
तो समझिए बात को। हम आपसे पूछेंगे बाबू आप हमको बताओ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस या हम बोलेंगे आर कितना है, तो आप बोलिएगा सर आप तो दिया हुआ 6 ओम, इसको OHM ओम पढ़ते हैं, ठीक, वो श्रीराम ओम नहीं, ठीक। अच्छा आगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं। ये कितना दिया हुआ, ये लिया हुआ है 18 वोल्ट, ठीक, या सिंपल में हम लोग भी लिखते हैं। इसका मतलब आपको हम पढ़ा सारा बात बता चुके हैं कि पोटेंशियल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स में, पोटेंशियल नहीं होता, हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। आगे नाउ अकॉर्डिंग शॉर्ट में A/C अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I × R। और क्या हमको I पता है यहां पर, नहीं सर I ही तो निकालना है, बढ़िया। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं हम लोग V/R, ठीक। V कितना है, V है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, इसको आप वोल्ट लिख लो, 18 वोल्ट। अच्छा रेजिस्टेंस कितना है सर, रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक, या फिर हम इसको साधारण शब्द में क्या लिखेंगे OHM ओम। क्लियर है, 6 से 3 बार में गया। आपको पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट में है और रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड यूनिट में है तो करंट भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, वरना आपको पता है कि एम्पियर = वोल्ट पर ओम, ठीक। तो यहां से आ गया क्या, आपका आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट पर ओम, या हम इसको बोलेंगे 3 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, अरे बाबा देखिए V बराबर I × R होता है ना, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है V/R, V का यूनिट क्या है वोल्ट, इसका यूनिट क्या है ओम। तो आप बताओ बाबू इसका यूनिट क्या है एम्पियर, तो आप बताओ एम्पियर बराबर वोल्ट पर ओम हो सकता है, वही बात में लिखा होगा भैया, सिंपली आप याद रखिएगा, ये अपना स्टैंडर्ड यूनिट में, ये अपना स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको भी अपना स्टैंडर्ड यूनिट में होना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 3 एम्पियर, या फिर हम लोग सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं 3A, एम्पियर को बड़ा A से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा बात, सिंपल बात था। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ओम्स लॉ लगा लिए। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उससे सारा काम आपका हो जाएगा V बराबर I × R, और उसके बाद जाके जो भी ये वैल्यू पुटिंग की और आप सॉल्व कर लिए, ठीक। बहुत बच्चा से हो गया होगा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चा से हो गया होगा, बड़ा आसान सवाल था। बट आसान हो सब हो वो तो अलग बात है, हमको करना है सब कुछ, ठीक। प्लीज नोट कर लीजिए आप। फिर से ये सवाल बड़ा आसान सवाल है लेकिन करना जरूरी है, क्या कि करंट जो होता है किसी भी वायर का किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो सवाल पहला ऑप्शन है ओनली V मतलब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, ओनली R सिर्फ रेजिस्टेंस, या दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और या नन ऑफ दिस, कोई भी आंसर नहीं है इसमें आपका, ठीक। तो आप हमको बताइए किसी भी वायर कंडक्टर खास करके किसी भी वायर का एक अपना डिफाइंड रेजिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का एक अपना, या सिंपली बोले वायर का एक अपना डिफाइंड पार्टिकुलर फिक्स रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, और ओम्स लॉ के तहत हम जानते हैं ये बात, ओम्स लॉ के तहत हम जानते हैं कि V = I × R होता है। क्लियर है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होता है V/R, ठीक। तो अगर आप इससे पहले जो सवाल किए, सवाल से पहले फिर सवाल किए, तो उससे पहले जो नोट डाल के पॉइंट लिखे थे, तो हम बोले थे ना बाबू कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दो तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने घटाने पे करंट फर्क हो जाता है, ठीक। तो वो कंडीशन कब था, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर आर पे तो डिपेंड करने वाला ही है, क्लियर हो गया बात, ठीक। दूसरा बात होना भी चाहिए, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो आर पे तो डिपेंड करना ही चाहिए करंट को, नोट डाल के जो पहला पॉइंट लिखा है उसके तहत। दूसरा बात ओम्स लॉ में क्या बोलता है, ओम्स लॉ खुद ना बोलता है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, बैटरी का टर्मिनल का या फिर कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस को, यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट
व्हाट, करंट विल इंक्रीज। समझ में आ गया बात। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका करंट भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट करंट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस में भी करंट डिपेंड करता है। हेंस फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स वी कंक्लूड टू वन थिंग दैट current depends on both resistance as well as potential difference। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, both resistance and potential difference। potential difference पे क्या है, ओम्स लॉ को पढ़ लो। ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। डिपेंड किया ना भाई, बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से घट रहा है, डिपेंड कर रहा है ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो आप पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कांस्टेंट रख दो। तो रेजिस्टेंस, अगर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर लेकर आओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें करंट कम हो जाएगा, या ऐसा कंडक्टर लेकर आ जाओ जिसका रेजिस्टेंस कम है तो बाय डिफॉल्ट उसमें करंट ज्यादा हो जाएगा। या सिंपल शब्द में आप याद रखना कि सर इंसुलेटर का केस को ले लीजिए ना आप, रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होता है इसलिए करंट कम फ्लो करेगा, या नहीं बराबर करंट फ्लो करेगा। या कंडक्टर का केस ले लीजिए ना, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है उस पे कौन, करंट। तो इसका मतलब करंट उस पे ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहां से हम समझ गए दो बात, क्या कि सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पे मेरा करंट डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बात। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। ठीक, तो यहां पर हमारा ओम्स लॉ पूरा तरह से खत्म हो गया। आप प्यार से चीज को रिवाइज करें, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाए और मन खुश होते हुए, मन को पूरा एकदम खुश रखते हुए आप जाके एग्जाम दे। आपका एग्जाम सबसे बेस्ट जाएगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। ठीक, उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा रेजिस्टेंस के बारे में। डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसा नेचर का होता है। और वो हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे। तो कैसे डिपेंड करता है कंडक्टर पे, और उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे जैसे चीज मिलेगा उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीका से करेंगे। ठीक, तो बस यही मैं बोलूंगा, जैसा कि हमेशा बोलता हूं, किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, उस पर आपका पूरा हक है। और कम से कम अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिन भर बैठ के अपने बारे में अच्छा तो सोचे। आप अपने बारे में निगेटिव थॉट मत लाइए। आप जो है सर, आप दुनिया का सबसे बेस्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात आप माने कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है। आप मानोगे तभी तो बात बनेगा ना। आपके मानने नहीं मानने से सारा बात डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज थॉट। आपका थॉट स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग होगा। सारा थॉट का ही गेम है सर, पूरा का पूरा गेम थॉट का। आपका थॉट जैसा रहेगा वैसा आप बनते चले जाएंगे। ठीक, इसलिए गौतम बुद्ध एक बड़ा प्यारा लाइन बोल के गए हैं, क्या, माइंड इज व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते चले जाओगे। ठीक, तो बस लास्ट में ये बोलूंगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आपने अपना वक्त दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू।